हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। ये एक फंगल डिजीज़ है। इसका होस्ट कौन है? ट्रिटिकम वल्गैरी। होस्ट मतलब जिसमें ये डिजीज़ होती है। अब नाम से ही पता चल रहा है ये व्हीट की डिजीज़ है, तो व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम वल्गैरी। ये डिजीज़ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखी गई थी 1868 में, और इंडिया में ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में देखी गई इन 1918। इस डिज़ीज़ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। कंप्लीट लॉस हो जाता है प्रोडक्टिविटी का, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं। अब है इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिज़ीज़ कहाँ कहाँ हो सकती है। जनरली ये हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में होती है, लेकिन स्पेशली ये पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, MP, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन इलाकों में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। अब है इस डिज़ीज़ का सिम्टम्स क्या है। तो इसके सिम्टम्स ये है कि हमें प्लांट की लीफ ब्लेड और लीफ शीथ के ऊपर ग्रे या फिर ग्रेइश ब्लैक कलर के लीनियर सोराई दिखेंगे। ये जो सोराई होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे रहते हैं स्टार्टिंग में, बट बाद में ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके ये ब्लैक पाउडर के जैसे दिखाई देते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं, लीफ के जो टिश्यू होते हैं वो जहाँ पर लीनियर सोराई होते हैं उस तरीके से वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब इन सब की वजह से लीफ में ट्विस्टिंग हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है, और फिर इन्फेक्टेड लीफ की शेडिंग हो जाती है, यानी लीफ गिर जाती है, और उसके वजह से पूरा के पूरे प्लांट की बाद में डेथ हो जाती है। अगर ये वाला इन्फेक्शन सीडलिंग स्टेज में होता है, यानी प्लांट जब उगता ही है, तो जो प्लांट है वो स्टंटेड रह जाता है, यानी उसकी हाइट कम रह जाती है और उसके ईयर्स डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन बाद वाली स्टेज में होता है, जब प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ग्रेन्स तो बनते हैं लेकिन वो श्रिवल्ड होते हैं, यानी बहुत ही छोटे से होते हैं, उनमें ज़्यादा जान नहीं होती, और वो जर्मिनेट भी नहीं करते, और अगर वो करेंगे तो भी थोड़ा सा जर्मिनेशन करेंगे, बहुत अच्छे से जर्मिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका पैथोजन। पैथोजन मतलब ये डिज़ीज़ कॉज कौन करता है? तो ये डिज़ीज़ कॉज करता है यूरोसिस्टिस ट्रिटिकाई। ये एक फंजाई है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। किंगडम हो गया इसका फंजाई, फाइलम है बेसिडियोमाइकोटा, यानी बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप की फंजाई है। क्लास है इसकी एस्टोमाइसिटीज, ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली है टिलिटिएसी, और जीनस है यूरोसिस्टिस, और स्पीशीज हो जाएगी इसकी ट्रिटिकाई। तो इसका पूरा नाम हो गया यूरोसिस्टिस ट्रिटिकाई। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं टिलियोटोस्पोर्स, और ये एक टाइनी बॉल्स में बनते हैं, एक छोटी सी बॉल्स में बनते हैं। हर एक बॉल में 1 से 6 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली 3 होते हैं, जो कि सराउंडेड रहते हैं स्टेराइल सेल से, स्टेराइल पेरिफेरल सेल से। ये इसका डायग्राम है। ये है टिलियोटोस्पोर्स। ये एक बॉल है, बॉल के अंदर 1 से 6 स्पोर्स हो सकते हैं, और इसके चारों तरफ होती हैं स्टेराइल सेल्स। हर जो स्पोर होता है वो ग्लोबोज हो सकता है, यानी लगभग गोल होता है। रेडिश टू ओलिवेशियस इसका कलर हो सकता है। इसकी वॉल स्मूथ होती है, और ये इन सीटू जर्मिनेशन करते हैं। अब जैसे ये स्पोर्स है, इसका जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से बनता है प्रोमाइसीलियम, या फिर बेसिडियम भी कहते हैं इसको। ये सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये है प्रोमाइसीलियम। बाद में ये जाके बनाएगा प्राइमरी स्पोरिडिया। प्राइमरी स्पोरिडिया जनरली 3 होती है नंबर्स में, और ये आगे जाकर जर्मिनेशन करेगी और इन्फेक्शन कॉज करेगी। अब आती है इसकी डिजीज़ साइकिल, यानी कि पूरी साइकिल कैसे चलती है। सबसे पहले कोई सीडलिंग है, अब सीडलिंग को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद ये सीडलिंग इन्फेक्टेड हो गया। अब इस सीडलिंग में माइसीलियम की ग्रोथ होगी। माइसीलियम यानी फंगस की बात हो रही है यहाँ पे, तो फंगस की ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद इन्फेक्शन शो होगा, तो इन्फेक्शन मैनिफेस्टेशन होगा होस्ट के अंदर। लेकिन इसमें कोई भी सेकेंडरी साइकिल नहीं होती। इससे पहले वाली डिजीज़ में हमने पढ़ा है कि सब में ज़्यादातर सेकेंडरी साइकिल होती है, लेकिन इसमें कोई सेकेंडरी साइकिल नहीं होती। अब होस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें बनेगी टिलियोटोस्पोर्स बॉल्स, और ये बॉल्स बाद में सॉइल में चली जाएगी।
या तो वो जब प्लांट की पत्तियाँ झड़ेंगी तो उससे चली जाएगी, या फिर सीड के थ्रू ये सॉइल में पहुंच जाएंगे। और ये वाला फेज़ होता है डॉर्मेंट फेज़ यानी पैरेनेशन वाला फेज़। इसमें जो पैथोजन होता है वो सॉइल के अंदर रहता है और अपने इन्फेक्शन के लक्षण शो नहीं करता वो। अब अगर ये इन्फेक्टेड सीड सॉइल में बो दिया जाए तो वो जर्मिनेट कर देगा, और जर्मिनेट के बाद वो सीडलिंग बनाएगा। अब ये पहले से इन्फेक्टेड सीड है तो आगे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर टिलियोटोस्पोर्स जर्मिनेट हो गए तो वो आगे जाके बेसीडिया बनाएगा। बेसीडिया के बाद उसमें बनेगा प्राइमरी स्पोरिडिया। प्राइमरी स्पोरिडिया बनाएगा इन्फेक्शन हाइफा, और वो सीडलिंग में जाएगा और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये वाली जो फेज़ है वो है एक्टिव फेज़ यानी ग्रोथ वाली फेज़, जिसमें पैथोजन ग्रोथ करता है। और जबकि ये जो नीचे वाली फेज़ है जिसमें ये सॉइल में रहता है वो डॉर्मेंट फेज़ होती है, जिसमें ये पैरेनेशन में रहता है यानी कुछ इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। अब डिजीज़ साइकिल में ही फर्स्ट हेडिंग है पैरेनेशन। पैरेनेशन क्या होती है? डॉर्मेंट फेज़। ये जो डिजीज़ है वो सॉइल बॉर्न है या फिर सीड बॉर्न है, यानी सॉइल में इसके स्पोर्स रहते हैं या सीधा सीड में पहुंच जाते हैं। जब हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो डिजीज़ वैसे ही हो जाएगी प्लांट में। तो जो टिलियोटोस्पोर्स बॉल होती हैं वो लीफ की ब्लेड पे, लीफ की शीट पे और अदर पार्ट्स पे अडेयर रहती हैं, और वो डॉर्मेंट फेज़ में रहती है जब वो सीड के अंदर होती है सॉइल में। लेकिन अगर ये सॉइल में पहुंच जाती हैं कैसे? या तो प्लांट डेब्रिस के थ्रू पहुंच जाती हैं जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये वहाँ सॉइल में पहुंच जाते हैं इसके स्पोर्स, और ये सॉइल में काफ़ी सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता। पैरेनेशन के बाद आती है एक्टिव फेज़, जिसमें आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है पैथोजन के लिए तो टिलियोटोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद वो बेसीडिया बनाते हैं जो कि आगे जाके प्राइमरी स्पोरिडिया बनाता है। इससे आगे बनती है जर्म ट्यूब जिसको कहते हैं इन्फेक्शन हाइफा। ये कहाँ बनता है? इन्फेक्टेड सीडलिंग में। उसके बाद माइसीलियम ग्रो करता है प्लांट के अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, यानी इंटरसेलर और इंट्रासेलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर। जब तक कि ये लीफ में स्पोरुलेट ना कर ले तब तक ये डिवाइड करता रहता है, आगे ग्रो करता रहता है। अब इसमें कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता। तो टिलियोटोस्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं ग्रोइंग सीजन के एंड में। जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं वहाँ ये ग्रो हो जाते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए क्रॉप होने वाली है उसके लिए ये टिलियोटोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और नेक्स्ट ईयर की क्रॉप में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। अब है इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैथोजन की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल का टेम्परेचर क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, ये सारे हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर। ये सारे पैथोजन की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रैक्टिस भी है, जैसे कि डेट ऑफ सोइंग यानी हमने बीज को कब बोया है, और डेप्थ ऑफ सोइंग यानी कितनी गहराई में हमने बीज को बोया है। इसके अलावा होस्ट की वैरायटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। 20 से 22 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है, और सॉइल का मॉइस्चर 40% हो, और साथ में सीड्स को बहुत गहराई में बोया गया हो। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पैथोजन की सक्सेसफुल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी इस टाइम पे पैथोजन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और फसल सबसे ज़्यादा ख़राब होएगी। अब है इसका मैनेजमेंट, यानी इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2-3 उपाय हैं इसके लिए। सबसे पहला है कि रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ किया जाए और सीड का ट्रीटमेंट के साथ, यानी ऐसी वैरायटी जिसका पहले से ही सीड ट्रीटमेंट कर दिया हो और वो इस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस हो, ऐसी वैरायटी का यूज़ करेंगे तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। और ये वैरायटी कौन कौन सी हो सकती है? पूसा 4, WG 377, ये इसकी कुछ अच्छी वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा ये है कि सीड ट्रीटमेंट कर दिया जाए कॉपर सल्फेट से या फिर कॉपर कार्बोनेट की डस्ट से, इनसे सीड का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो भी ये डिज़ीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, यानी एक बार एक फसल लगा दी उसके बाद दूसरी लगा दी, लगातार वही फसल नहीं लगाएंगे। अर्ली सोइंग, जल्दी टाइम से पहले बो दिया जाए। स्ट्रॉ बर्निंग, यानी जो भी बचता है प्लांट में उसको जला दिया जाए, या फिर हॉट वेदर कल्टीवेशन। ये सारे तरीके हैं जिससे इस डिजीज़ से बचा जा सकता है।
तो इस डिज़ीज़ के सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।